अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जो है वो टेक्सोनमिक हायरार्की के ऊपर होगा। हमने बायोलॉजी के क्लास 9th का जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है वो क्लासेस हमने ऑनलाइन शुरू की हुई हैं। तो इसमें हमने अब तीसरा चैप्टर शुरू किया हुआ है। पहले 2 चैप्टर हमने मुकम्मल कर लिए थे, तो तीसरे चैप्टर जो बायोडाइवर्सिटी पर मुश्तमिल है तो वो हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है। तो इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने बायोडाइवर्सिटी, उसकी डेफिनेशन, उसकी इम्पोर्टेंस और उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ी। क्लासिफिकेशन के एम्स, प्रिंसिपल। अब उसी की कंटिन्यूटी में है टेक्सोनमिक हायरार्की। ये क्वेश्चन है, स्टेट द टेक्सोनमिक हायरार्की, एक्सप्लेन हाउ ईच किंगडम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप्स। तो टेक्सोनमिक हायरार्की क्या है? द ग्रुप इनटू व्हिच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नोन एज टेक्सोनमिक कैटेगरीज और टेक्सा, जिसको सिंगुलर हम टेक्सॉन भी कहेंगे। And these taxa from a ladder called taxonomic hierarchy। यानी हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफिकेशन के अंदर हमने डिटेल के साथ पढ़ा। जब ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हम तकसीम करते हैं तो फिर हमें उनको, यानी सबसे बड़े ग्रुप को हम किंगडम कहते हैं। किंगडम के अंदर हम उनको डिवाइड करते हैं, जैसे 5 किंगडम्स हैं। फिर हर किंगडम के नीचे जो है वो फिर फाइलम होगा, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, जीनस, यानी आगे सब ग्रुप्स चलेंगे। तो जब एक पूरी क्लासिफिकेशन आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की करते हैं तो वो जो ग्रुप, सब ग्रुप, ये एक बिल्कुल एक लैडर की तरह ये टैक्सा जो है वो शो करता है। यानी स्मॉलर स्पीशीज से लेकर आपने किंगडम तक जाना है। तो इसको हम, ये जो लैडर है, दैट इज नोन एज टेक्सोनमिक हायरार्की। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जितने भी जानदार हैं इस ज़मीन के ऊपर, उनको 5 बड़े किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इन किंगडम्स की जो बेस है, जिनके अंदर इन ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज ईच किंगडम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप्स। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इस बात को इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। जैसे किंगडम एनिमेलिया, इसके अंदर हमने तमाम जो एनिमल्स हैं जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हीटरोट्रॉफ होता है, उन तमाम एनिमल्स को हमने किंगडम एनिमेलिया के अंदर रख दिया। लेकिन जब हम एनिमल्स को आगे मजीद जाके उनके करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इंसेक्ट्स के करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो रेप्टाइल्स से डिफरेंट हैं, रेप्टाइल्स के मैमल से डिफरेंट हैं, फिर उसमें वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स भी हैं। तो लिहाजा उनको मजीद आगे सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना पड़ता है, जैसा कि अभी हमने जिक्र किया टेक्सोनमिक हायरार्की के अंदर। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज ईच किंगडम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप्स इन द फॉलोइंग वे। तो किंगडम सबसे टॉप पे आ जाएगा, उसके नीचे जो हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट सब ग्रुप्स के अंदर तकसीम करेंगे, उन सब ग्रुप्स की तरतीब जो है, ऑर्डर जो है वो ये होगा। किंगडम के बाद सबसे पहले आएगा फाइलम, डिवीजन फॉर प्लांट्स एंड फंजाई। अ फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। यानी फाइलम के बाद जो है वो क्लास आ जाएगा, नेक्स्ट ग्रुप, सब ग्रुप। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। क्लास के बाद जो सब ग्रुप आएगा वो ऑर्डर होगा। ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। उसके बाद फैमिली आ जाएगा, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। फैमिली के बाद जो सब ग्रुप आएगा वो जेनरा, जीनस जिसे हम कहते हैं, और जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। और जीनस के बाद जो लैडर आएगा, जो सब ग्रुप आएगा सबसे स्मॉल, दैट इज नोन एज स्पीशीज। तो ये जो एक पिक्चर बनती है जिसके अंदर आप किंगडम के बाद जो ऑर्गेनिजम्स को सब ग्रुप्स के अंदर तकसीम करते हैं, जिसे हम टेक्सोनमिक हायरार्की कहते हैं, उन सब ग्रुप्स की जो ऑर्डर वाइज अरेंजमेंट होगी, वो अगर हम ऊपर से पढ़ें तो फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। और अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो पहले स्पीशीज, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम। तो इस पूरे प्रोसेस को हम टेक्सोनमिक हायरार्की का नाम देते हैं। तो थर्ड चैप्टर के अंदर ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, टेक्सोनमिक हायरार्की, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट
टॉपिक है जिसे हम कहते हैं, डेफिनेशन है, वो है स्पीशीज। दैट इज नोन है स्पीशी क्या होती है, डिफाइन स्पीशी। क्योंकि अभी हमने टेक्सोनमिक हायरार्की के अंदर पढ़ा कि जो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का वो स्पीशी है, यानी स्पीशी से स्टार्ट होता है, फिर स्पीशी से ऊपर जीनस, जीनस से ऊपर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और फिर किंगडम तक बात जाती है। तो स्पीशी को यहाँ पे डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अब हम स्पीशी की डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज स्पीशी। स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे जो बुनियादी चीज है वो स्पीशी है। स्पीशी इज द ग्रुप of organisms which can interbreed freely among them। स्पीशी क्या है? किसी भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो कि फ्रीली इंटरब्रीड कर सकता है एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और आगे अपनी नस्ल बढ़ा सकता है, और वो जो नस्ल होती है, अगली जो जनरेशन ऑफस्प्रिंग है, वो भी फर्टाइल हो ताकि वो आगे नस्ल बढ़ा सके। but are reproductively isolated from all other such groups in nature। लेकिन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो बाकी तमाम ग्रुप से वो इन नेचर वाइज। यानी शॉर्ट में अगर हम स्पीशी को डिफाइन करें तो स्पीशी जो है वो इंडिविजुअल होता है किसी पॉपुलेशन के अंदर जो आगे अपनी नस्ल को बढ़ा सके, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके। Each species possesses its own distinct structural, ecological and behavioral characteristics। हर स्पीशीज की अपनी उसकी अपनी स्ट्रक्चर होती है, उसकी इकोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, बिहेवियरल करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसका वे ऑफ लाइफ होता है ताकि वो आगे सरवाइव कर सके और अपने जैसी नई नस्ल को प्रोड्यूस कर सके। यहीं आपकी बुक के अंदर एक स्पीशी की डेफिनेशन के बाद म्यूल का जिक्र है। म्यूल जो है ये अननेचुरल क्रॉस, यानी मेल डंकी और फीमेल हॉर्स। अच्छा, ये बात याद रखें कि जो क्रॉस है वो हमेशा सेम काइंड ऑफ स्पीशीज का होता है। यानी अगर हम एग्जांपल लें कि ह्यूमंस की ले लेते हैं, ह्यूमंस मेल और फीमेल क्रॉस करेंगे तो आगे न्यू ह्यूमंस आएंगे। तो ये अल्लाह ताला ने एक रखा हुआ है सिस्टम क्रोमोसोम नंबर की वजह से भी कि जो सेम काइंड ऑफ स्पीशीज होंगे वही आपस में क्रॉस करेंगे। तो हम जो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होते हैं, एक जैसे नहीं होते लेकिन बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं, तो उनका हम अननेचुरल या आर्टिफिशियल क्रॉस भी हम करवा सकते हैं। लेकिन इस तरह के अननेचुरल क्रॉस के बाद जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो इनफर्टाइल होगा, वो आगे नस्ल बढ़ा नहीं सकता। तो इस अननेचुरल क्रॉस की एक एग्जांपल है म्यूल, जिसे उर्दू में खच्चर कहते हैं। तो ये मेल डंकी और फीमेल हॉर्स के क्रॉस से प्रोड्यूस होता है। सो दिस इज अबाउट स्पीशी एंड अ म्यूल, स्टेटस ऑफ म्यूल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा पीछे, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि ये जो 2.5 मिलियन नॉन डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज हैं जो इस ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं, तो टेक्सोनमिस्ट अपनी आसानी के लिए इनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर तकसीम कर देते हैं। डिफरेंट जैसे 5 किंगडम के अंदर तकसीम किया गया, फिर आगे उसके मजीद सब ग्रुप्स हैं। तो इन क्लासिफिकेशन का मकसद यही है कि आप इन ऑर्गेनिजम्स, हमारी स्टडी जो है कन्वीनियंट हो जाए, आसानी के साथ हम इन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर सकें। अगर हम जहाँ तक हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, तो अर्लीस्ट नॉन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल, who classified all living organisms that known at that time as either in the group plants or in animals। तो जब हम क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री में जाते हैं तो ग्रीक पीरियड्स में एरिस्टोटल जो है, ही वाज द फर्स्ट ग्रीक फिलोसोफर जिसने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम का आइडिया दिया, और उसने पहली दफ़ा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनको 2 बड़े ग्रुप्स, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर डिवाइड किया।
इसके बाद फिर कुछ मुस्लिम पीरियड भी आता है, बहुत सारे मुस्लिम साइंटिस्ट भी हैं जिन्होंने क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैसे इन 700 अबू उस्मान उमर अलजेज, इसने डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स इन हिज बुक। इन्होंने अपनी ये किताब में 350 मुख्तलिफ एनिमल्स की जो स्पीशीज हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिखे। इन्होंने ही रोट अ लॉट अबाउट द लाइफ ऑफ आंट्स। ये आंट जो होती है, ये चूंटी, इनके इसके बारे में इन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके लिखे। इसी तरह इन 1172 इब्न रुशद, जिसको एविरोज भी कहा जाता है, वाज अ जज, ये काजी थे, जज थे। इन्होंने एरिस्टोटल की जो बुक थी डी एनीमिया, इसका अरेबिक तर्जमा किया ऑन द फॉल। सो हिज ओरिजिनल, इसकी ओरिजिनल जो बुक है वो लॉस हो गई है, बट इट्स ट्रांसलेशन इन टू लैटिन इज अवेलेबल। आगे उसकी फिर बुक की जो ट्रांसलेशन जो लैटिन में की गई वो अभी भी अवेलेबल है। तो कहने का मकसद ये है कि ग्रीक से पीरियड से शुरू हुआ, मुस्लिम पीरियड्स आया, मुस्लिम साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन के ऊपर बहुत सारा काम किया। फिर इसके बाद मॉडर्न पीरियड आ जाता है क्लासिफिकेशन का। मॉडर्न पीरियड के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जैसे एंड्रिया कैल्स्पिनो है। ही वाज द फर्स्ट methodological arrangement of plants. He divided plants into 15 groups called genera. इसने पौधों को 15 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, जिसको जेनरा का नाम दिया इसने। फिर इसी तरह एक और इंग्लिश नेचुरलिस्ट था जॉन रे, पब्लिश इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन। तो इसने प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट काम किया और पब्लिश किया। फिर एक और टेक्सोनमिस्ट नेचुरलिस्ट था अगोस्ट राइबनस, 1652 से 1723। और टर्न फोर्ट, ये एक फ्रेंच बॉटनिस्ट था, इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ नेमिंग द प्लांट्स अकॉर्डिंग टू देयर जेनरा। इन्होंने प्लांट्स के जो नेम है अकॉर्डिंग टू देयर जेनरा, इसकी प्रैक्टिस दी। कैटेगरी ऑफ ऑर्डर एंड टर्न फोर्ट इंट्रोड्यूस इवन मोर sophisticated categories of class, section, genus and species। तो इन्होंने जनरा से आगे मजीद सब ग्रुप्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे क्लास, जीनस एंड स्पीशीज। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन हैज इट्स रूट्स इन द वर्क ऑफ स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कार्लस लिनिनियस, हु ग्रुप स्पीशीज अकॉर्डिंग टू द सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। और आखिर में क्लासिफिकेशन का जो सेरा है वो कार्लस लिनिनियस पे जाता है। उसने क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। तो इसने फिर इन्हीं के टॉर्नफोल्ड और इन्हीं के जो कैटेगरीज थी, क्लासिफिकेशन थी, जीनस, स्पीशीज, इसी को लेके आगे मजीद क्लासिफिकेशन की। तो यहाँ पे थोड़ा सा कार्लस लिनेनियस का मैं जिक्र करता जाऊँ। कार्लस लिनेनियस डिवाइडेड नेचर इनटू 3 किंगडम्स, मिनरल्स, वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स। लिनेनियस यूज 5 रैंक्स इन क्लासिफिकेशन। इसने क्लासिफिकेशन के अंदर 5 ग्रुप्स या रैंक्स वो इंट्रोड्यूस किए, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशी एंड वैरायटी। Carlus Linnaeus is best known for his introduction of the method still used to formulate the scientific name of every species। तो क्लासिफिकेशन के अंदर भी इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कार्लस लिनेनियस ने, और इसके साथ साथ इसने साइंटिफिक नेम देने का एक मेथड, नोमेनक्लेचर जो है साइंटिफिक नेम का, वो भी इंट्रोड्यूस किया। और इवन आज के दौर में भी जब कोई भी स्पीशी डिस्कवर होती है तो उसको जब साइंटिफिक नेम दिया जाता है तो इसके मेथड के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो कार्लस लिनेनियस की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ टेक्सोनॉमी। तो इस वजह से कार्लस लिनेनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। ये स्वीडन के साइंटिस्ट थे, टेक्सोनॉमिस्ट थे। तो ये है चंद हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, उन साइंटिस्ट का जिक्र जिन्होंने क्लासिफिकेशन के हवाले से अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दी। इसके बाद हम 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन से पहले 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आया सबसे पहले।
फिर उसमें कुछ ड्रॉबैक्स देखे गए, वो रिजेक्ट हो गया। फिर 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस हुआ, उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, इसलिए वो भी रिजेक्ट हो गया। और फाइनली 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। तो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले हम 2 किंगडम और 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम इन दोनों सिस्टम्स को डिस्कस करते हैं। तो डिस्क्राइब द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड इट्स ड्रॉबैक। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये सबसे ओल्ड सिस्टम है, पुराना सिस्टम है, जिसमें ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम्स के अंदर तकसीम किया गया, प्लांटाई और एनिमेलिया। इस सिस्टम के मुताबिक वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी जिन्हें हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं, उनको किंगडम प्लांटाई के अंदर रख दिया। और दूसरी तरफ ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स हु कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, जो अपनी खुराक नहीं बना सकते बल्कि डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, ऑटोट्रॉफ पे या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, जिनको हम हीटरोट्रॉफ कहते हैं, ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स को किंगडम एनिमेलिया के अंदर रख दिया गया। इस सिस्टम के मुताबिक बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी को किंगडम प्लांट्स के अंदर ही रखा गया। तो ये फर्स्ट 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था। अब इसके ड्रॉबैक्स की बात कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये सिस्टम रिजेक्ट हो गया। कुछ टेक्सोनोमिस्ट के नज़दीक ये जो सिस्टम है ये अनवर्केबल है, क्योंकि बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक यूग्लिनिया हैव बोथ प्लांट लाइक, इसके अंदर प्लांट की मुमासलत होती है, जैसे क्लोरोफिल वगैरह प्रेजेंट होता है। इसी तरह एनिमल लाइक इंट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें सेल वॉल नहीं होती। सो दीज characteristics of these animals should be a separate kingdom for such organisms। तो इनको किंगडम प्लांटाई के अंदर रखा गया था, लिहाजा इनको ये किंगडम प्लांटाई के अंदर सूटेबल नहीं थे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स सारे मैच नहीं करते थे, लिहाजा इनके लिए एक अलग किंगडम होना चाहिए जिसमें इनको प्लेस किया जाए। So this system also ignore the difference between organism have prokaryote and eukaryote cells। और ये जो 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इसके अंदर एक ड्रॉबैक ये भी था कि ये जो सेल प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल है, इसका फर्क भी वाज़े एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो इस वजह से ये 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये रिजेक्ट हो गया। इसके बाद बच्चों 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे जो बाद में इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को सबसे पहले 1866 में अर्नस्ट हैकेल, उसने पहला ऑब्जेक्शन जो 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर था कि इसने प्रपोज थर्ड किंगडम, इसने थर्ड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया, और जो प्रोटिस्टेंट्स थे उसको किंगडम प्रोटिस्टा का नाम दिया, और उसके अंदर बाकी तमाम जानदारों को अकोमोडेट किया। इसने बैक्टीरिया वगैरह को भी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया। लेकिन इस सिस्टम के मुताबिक फंजाई जो है वो स्टिल किंगडम प्लांटाई के अंदर रखा गया। इस सिस्टम के क्या ड्रॉबैक्स थे? दिस सिस्टम डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट से। तो ये जो सिस्टम है ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान वाज़े फर्क नहीं कर सका। सम बायोलॉजिस्ट डिसएग्री अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई इन द किंगडम प्लांटाई। कुछ बायोलॉजिस्ट के नज़दीक ये जो फंजाई है इसका किंगडम प्लांटाई के अंदर जो पोजीशन है ये भी सही नहीं है, इससे वो डिसएग्री करते हैं। फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट से मुख्तलिफ हैं। अलबत्ता फंजाई प्लांट से रिजेंबल जरूर करती है, लेकिन फंजाई जो है वो ऑटोट्रॉफ नहीं है। फंजाई हैव स्पेशल फॉर्म ऑफ हीटरोट्रॉफ, दे गेट देयर फूड बाय एब्जॉर्प्शंस। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्प्शंस है। और दूसरा, फंजाई की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से नहीं बनी हुई, बल्कि एक और कंपोनेंट है क्वाइटन कहते हैं, उससे बनी होती है। तो बहरहाल इन ड्रॉबैक्स की वजह से ये थर्ड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये भी रिजेक्ट हो गया। इसके बाद फिर 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ये इंट्रोड्यूस हुआ। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इसको सबसे पहले 1967 में रॉबर्ट विटकर इसने इंट्रोड्यूस किया। और ये जो सिस्टम था ये बेस करता था चंद पॉइंट्स पे, जैसे लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसमें जो पहले 2 सिस्टम्स के अंदर जो सेल प्रोकैरियोट यूकैरियोट सेल का जो डिफरेंस नहीं क्लियर था, यहाँ पे वो भी बताया गया। बल्कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स,
और प्रोकैरियोट सेल की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बताई गई, और जो प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको 3 मोड के अंदर, यानी हिटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ और एब्जॉर्प्शन, इनके अंदर रखा गया। तो लिहाजा इन करैक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम के अंदर डिवाइड कर दिया गया, जिसको हम किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटाई एंड किंगडम एनिमेलिया कहते हैं। ये सिस्टम 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम जो रॉबर्ट विटकर ने 1967 में पेश किया, इसके बाद 1988 में मार्गलस और स्वार्ट्स ने इसी के 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया और इसके अंदर जेनेटिक्स जो है वो भी लेकर आए। जेनेटिक्स को भी इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। तो मॉडर्न फॉर्म के अंदर जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं। द जर्नल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस आर एज। इसमें सबसे पहला जो किंगडम है वो किंगडम मोनेरा है। किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी जानदार होंगे वो प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनके सेल प्रोकैरियोट्स होंगे। किंगडम मोनेरा के तमाम ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर रह रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं उनकी, चेन की फॉर्म में होते हैं, क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं, कॉलोनीज की फॉर्म में होते हैं। प्रोकैरियोट सेल्स जो हैं वो यूकैरियोट सेल से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। आगे डिफरेंस आएगा प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल में क्या फ़र्क है, तो बुनियादी फ़र्क मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। प्रोकैरियोट सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोट सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोट सेल के अंदर जो है वो बाकी जो सेलुलर ऑर्गेनेलिज हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, वो नहीं होते, यूकैरियोट सेल के अंदर होते हैं। So most are heterotroph, but some perform photosynthetic because they have chlorophyll in their cytoplasm. तो मोस्टली जो किंगडम मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो खाना हासिल करने का तरीका है, वो हीटरोट्रॉफ है। बट इनमें से कुछ बैक्टीरियाज वगैरह आ जाते हैं इसके अंदर, कुछ ऐसे भी हैं जो ऑटोट्रॉफ हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया वगैरह। Within this kingdom, there are two vastly different kinds of organisms, Archaeobacteria and Eubacteria. Many biologists believe that these two groups should be considered separate kingdoms. तो इसके अंदर भी आगे फिर उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए हुए हैं, आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। तो बाज़ बायोलॉजिस्ट के नज़दीक इस किंगडम को 2 अलहदा सेपरेट किंगडम के अंदर तकसीम किया गया। तो 7 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन भी है, लेकिन हम यहाँ पे ही इत्फाक करेंगे। So this is about the kingdom Monera and their general characteristics. The next kingdom is kingdom Protista. Kingdom Protista, it includes eukaryotic, unicellular and simple multicellular organisms. Kingdom Protista जो है इसके अंदर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और कुछ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मींस they do not have multicellular sex organs and do not form embryo during their life cycle. तो किंगडम प्रोटिस्टा को 3 बड़े ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया गया है। एलजी यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल फॉर्म में होती है, सम टाइम सिंपल मल्टीसेलुलर भी है, प्लांट से रिजेंबल करती है, इसकी सेल वॉल भी होती है, क्लोरोफिल भी इसके अंदर मौजूद होता है। सिंपल मल्टीसेलुलर मींस दे डू नॉट हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया। इसी तरह दूसरी जो टाइप है वो है प्रोटोजोआन्स। ये एनिमल्स से रिजेंबल करते हैं, जिनके बाहर सेल वॉल नहीं होती, क्लोरोफिल भी नहीं होता, और कुछ प्रोटिस्ट हैं फंजाई लाइक रिजेंबल्स करते हैं। तो इस तरीके से किंगडम प्रोटिस्टा को आगे 3 ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया गया। थर्ड जो किंगडम है वो है किंगडम फंजाई। इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर रिड्यूसर, फॉर एग्जांपल मशरूम्स। ये यूकैरियोट सेल पर मुश्तमिल होती है, मल्टीसेलुलर हैं, और फंजाई के अंदर एग्जांपल है मशरूम की। फंजाई जो है ये हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव होता है,
आमतौर पर ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स भी हम इन्हें कहते हैं, तो ख़ास किस्म के एंजाइम्स खारिज करती हैं और उस एंजाइम से ये उस डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी खुराक एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो दिस इज अबाउट किंगडम फंजाई। फोर्थ किंगडम जो है वो किंगडम प्लांटई है। प्लांट्स इसके अंदर आ जाते हैं। किंगडम प्लांटई के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें एक तो ये है कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉफ होता है, यानी ये फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक खुद बनाते हैं, मेकिंग देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और इनके अंदर कुछ प्लांट्स के अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स भी मौजूद होते हैं। एम्ब्रियो इनके लाइफ साइकिल के यानी फर्टिलाइजेशन करते हैं, एम्ब्रियो बनता है और आगे डेवलपमेंट होती है। Examples of kingdom plantae are mosses, ferns, flowering plants, non-flowering plants are the examples of kingdom plantae. Next kingdom is kingdom Animalia, जिसमें तमाम एनिमल्स आ जाते हैं। इसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें यह है कि ये यूकैरियोट सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और कंज्यूमर्स होते हैं। ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, दे डिपेंड्स ऑन द अदर। Animals live mostly by ingesting food by digesting it with specialized cavity। ये एनिमल्स दूसरे ऑटोट्रॉफ्स या दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी खुराक हासिल करते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। इनके अंदर स्पेशलाइज्ड कैविटी, स्टमक और ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है, जिससे उस खुराक को मजीद तोड़ते हैं, हजम करते हैं, उससे फिर एनर्जी बनाते हैं। और उसके अलावा दे लैक सेल वॉल, इनके सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होता, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है और ये बाकायदा लोकोमोशन एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। सो दिस इज अबाउट किंगडम एनिमेलिया। तो बायोलॉजिस्ट जो हैं बिलीव करते हैं कि ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसी से आगे ये जो तीन किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम मोनीरा से एवॉल्व हुआ और बाकी ये जो तीन किंगडम है फंजाई, प्लांटाई और एनिमेलिया, ये किंगडम प्रोटिस्टा से निकले एवोल्यूशनरी प्रोसेस को अगर देखें तो ये सारा इसी एवोल्यूशन का नतीजा है। सो दीज आर द 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम 5 बड़े किंगडम्स के अंदर प्लेस कर देते हैं और हर किंगडम की हमने अलहदा से कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली। तो यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है कि इन 5 किंगडम्स के अंदर हमने वायरसेस को कहीं नहीं देखा। जैसे आजकल भी बहुत ज़्यादा शोर है वायरस, ये कोविड-19 वायरस या इसके अलावा और बहुत सारे वायरसेस हैं जो कि पौधों और जानवरों और इंसानों को बीमार करते हैं, तो उनको हमने किसी भी किंगडम के अंदर प्लेस नहीं किया। जस्टिफाई वाई वायरसेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वायरसेस जो हैं दे आर बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ लिविंग होती हैं, कुछ नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक्स होती हैं इनकी। ये क्रिस्टलाइन होती हैं नेचर में और जिसकी वजह से इनको नॉन लिविंग समझा जाता है। ये ए सेलुलर हैं, इनकी कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती और ये डिवाइड भी नहीं करते जब तक होस्ट के बाहर होते हैं। तो ये सारे नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक्स हैं। लिविंग करेक्टरिस्टिक्स में इनके अंदर दे हैव डीएनए, आरएनए, वो होता है, प्रोटीन कोट होती है इनके बाहर। और जैसे ये लिविंग सेल के अंदर जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई भी होते हैं, डिवाइड भी करते हैं और बीमारियां भी फैलाते हैं। तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये इनके लिविंग वाले हैं। तो अपने डुअल करेक्टरिस्टिक्स की वजह से इसलिए वायरसेस को किसी भी किंगडम के अंदर नहीं रखा गया, तो ये बॉर्डर लाइन पे है लिविंग और नॉन लिविंग की वजह से। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर था। इसके अलावा हमने स्पीशीज और टेक्सोनमिक हायरार्की इनको भी डिस्कस किया और फिर हमने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन इनको भी डिस्कस किया। और आखिर में हमने वायरसेस को भी पढ़ा कि वायरसेस को इन 5 किंगडम के अंदर क्यों नहीं जगह मिली, उसकी क्या बुनियादी वजह है, ये भी हमने डिस्कस किया। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।